हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसका जो ये है आज इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन के पाथवे एंड बेसिक नॉलेज के बारे में बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। इसके मैकेनिज्म में 2 टाइप होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, निश्वसन और उच्छ्वसन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन वह होता है जिसमें गैस हम अंदर लेते हैं। फेफड़ों तक गैस को पहुंचना क्या होता है? इंस्पायरेशन होता है। यह एक एक्टिव प्रोसेस होती है। इसमें 2 सेकंड का समय लगता है और एटीपी खर्च होता है, यानी इसमें ऊर्जा लगती है। जब इंस्पायरेशन होता है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा लगती है। तो जब श्वास अंदर जाती है, यानी जब इंस्पायरेशन होता है, तो डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स हैं उसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जो डायफ्राम की एक डोम शेप्ड डायफ्राम होता है। इसकी शेप क्या होती है? डोम सेम होती है, जो क्या होता है? फ्लैट डायफ्राम में चेंज हो जाता है। यानी जब इंस्पायरेशन होता है तो डायफ्राम में रेडियल मसल्स होती हैं, रेडियल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण एक डोम शेप डायफ्राम जो होता है वो फ्लैट डायफ्राम में चेंज हो जाता है। इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में संकुचन हो जाता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है उनमें संकुचन हो जाता है। ये रिब्स के बीच में जो ये मसल्स होती हैं, यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखी है, इन्हें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इनमें क्या हो जाता है? संकुचन हो जाता है, स्टर्नम बाहर आ जाता है, रिब्स भी बाहर आ जाती है। इससे क्या होता है? वक्ष गुहा का आयतन, थोरेसिक कैविटी का आयतन वो बढ़ जाता है, और थोरेसिक कैविटी का जो आयतन बढ़ेगा तो लंग्स का आयतन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण लंग्स में गैस का आंशिक दाब जो होता है ना वो कम हो जाता है, और एनवायरनमेंट में ज़्यादा होता है, जिससे क्या होता है? गैस लंग्स में चली जाती है। तो ये था इंस्पायरेशन। इसमें क्या होता है? इसमें डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स होती हैं उनमें संकुचन होता है। इससे डायफ्राम क्या होता है? ये डोम शेप डायफ्राम था तो ये फ्लैट डायफ्राम में चेंज हो जाएगा। स्टर्नम ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ आ जाएंगी, रिब्स जो होती हैं वो बाहर की ओर आ जाएंगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में संकुचन हो जाता है, थोरेसिक कैविटी का आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है? लंग्स का आयतन बढ़ जाता है, और जो गैस है वो फेफड़ों तक पहुंच जाती है। तो ये था इंस्पायरेशन। अब हम देखेंगे एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन का एकदम विपरीत होता है। इसमें लंग्स से वायु बाहर निकलना एक्सपायरेशन कहलाता है। इस समय 3 सेकंड का समय लगता है, और इसमें एटीपी खर्च नहीं होती है, वहाँ पे एटीपी खर्च होता है। इसमें क्या होता है? एक्सपायरेशन के समय डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? रिलैक्स हो जाती है। फ्लैट डायफ्राम डोम शेप डायफ्राम में चेंज हो जाता है, यानी वहाँ क्या था? वहाँ पे फ्लैट डायफ्राम हो जाता है, पे फ्लैट डायफ्राम डोम शेप डायफ्राम में चेंज हो जाएगा। स्टर्नम एवं रिब्स जो होता है वो परिवर्तित स्थिति में आ जाते हैं। वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो कम हो जाता है, लंग्स का आयतन कम हो जाता है, लंग्स में CO2 का आंशिक दाब है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण CO2 लंग्स के वायुमंडल में विसरित यानी बाहर निकल जाती है। यानी जो गैस होती हैं वो अधिक आंशिक दाब से कम आंशिक दाब की तरफ जाती है, यानी अधिक कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती हैं। तो गैस CO2 में लंग्स में ज़्यादा हो जाएगी, जिससे वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगी। एक्सपायरेशन में 3 सेकंड का समय लगता है, एटीपी खर्च नहीं होती है। इसमें डोम शेप डायफ्राम जो होता है, फ्लैट डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप डायफ्राम में चेंज हो जाएगा। रेडियल मसल व इंटरकोस्टल मसल जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, और जो वक्ष गुहा का आयतन वो कम हो जाएगा, और लंग्स का आयतन भी कम हो जाएगा, और CO2 बाहर निकल जाएगी। इसको हम एक डायग्राम के से भी समझ सकते हैं। जैसे ये इंस्पायरेशन, ये एक्सपायरेशन होगा, यानी जैसे ही जो गैस होती है वो अंदर आती है, एयर जो होती है वो अंदर आती है, लंग्स तक पहुंचती है, तो ये देखो रिब्स है जो वो बाहर की तरफ हो जाएगी। इनके बीच में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो डोम शेप जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ये यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, जिससे क्या होगा? ये फ्लैट डायफ्राम हो जाएगा, और जो लंग्स का जो आयतन है वो भी बढ़ जाएगा, और वक्ष गुहा का आयतन है बढ़ जाएगा, और जो एयर है यानी जो गैस है वो क्या होगा? लंग्स में
चली जाएगी। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, मूव अप यानी ऊपर की तरफ डायफ्राम चला जाएगा। और ये क्या होगा, फ्लैट से क्या होगा, डोम सेम में चेंज हो जाएगा। और जो रिब्स थी और जो वक्स गुहा था और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थी, उनका जो आयतन है यानी वो रिलैक्स हो जाएंगी, इनका आयतन कम हो जाएगा और जो CO2 है वो बाहर निकल जाएगा। यानी आप इस डायग्राम से है ना एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन को समझ सकते हैं, इनकी एक्टिविटी देख सकते हैं कि ये कैसे होता है। अब हम देखेंगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार ब्रीदिंग करता है। 1 मिनट में कितनी बार करता है, 12 से 16 बार। न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो 35 से 40 बार पर मिनट ब्रीदिंग करता है। 5 साल का जो बच्चा होता है वो 20 बार ब्रीदिंग करता है। और सोते हुए व्यक्ति में श्वास दर जो होती है वो 10 से 12 पर मिनट होती है। अब अस्थमा क्या होता है, अस्थमा कैसे होता है, म्यूकस का अधिक स्राव होने के कारण श्वास लेने में समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे क्या होता है, अस्थमा होता है। एम्फाइसीमा, जब एल्वुलाई की वॉल डैमेज हो जाती है तो गैस का एक्सचेंज कम हो जाता है, जिसे एम्फाइसीमा हो जाता है। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस एवं ब्रोंक्यूल्स में संक्रमण होने के कारण सूजन आ जाती है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल जो होते हैं उनमें संक्रमण हो जाता है, इससे सूजन आ जाती है। तो अस्थमा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस एक डिजीज़ थी जो रेस्पिरेशन की। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।